डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एंथोसरॉस के बारे में। तो एंथोसरॉस एक ब्रायोफाइट का प्लांट है। इससे पहले हमने रिक्शिया, मार्केंसिया आदि के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसे आप अवश्य देख लें, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम बताएंगे एंथोसरॉस को हॉर्नवर्ड्स क्यों कहते हैं। क्योंकि इसमें जो स्पोरोफाइट बनता है, या आप कह सकते हैं कि इसका जो कैप्सूल होता है वो हॉर्न लाइक होता है। कैसे दिखाई दे रहा है आपको? हॉर्न लाइक दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको हम हॉर्नवर्ड्स के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हॉर्नवर्ड्स किसे कहते हैं, या फिर लिवरवर्ड्स किसे कहते हैं। तो लिवरवर्ड्स से पहले हमने जो रिक्सिया और मार्केंसिया को पढ़ा, इसका थैलस भी आपको लिवर शेप दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इनको लिवरवर्ड्स नहीं कहते। रिक्सिया और मार्केंसिया का थैलस डाइकोटोमसली था और उसको हम लिवरवर्ड्स के नाम से जान देते, लेकिन इसका जो कॉमनली नाम है वो है हॉर्नवर्ड्स। तो एंथोसरॉस को हॉर्नवर्ड्स क्यों कहते हैं, इसके बारे में आपने समझा। और इसके बाद हम समझते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन डिवीजन इसको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत वह प्लांट आते हैं जो गेमेटोफिटिक होते हैं, जिनका थैलस, रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं होता, उनको हम ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। क्लास इसका एंथोसरोप्सिडा है, ऑर्डर एंथोसरोटेस और फैमिली एंथोसरोटेसी, जीनस एंथोसरॉस। इसके साथ हम इसके कुछ जनरल फीचर्स के बारे में समझेंगे, जनरल कैरेक्टर्स। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है, रिक्शिया मार्केंसिया के बारे में समझा कि उसका जो थैलस था वो ग्रीन था, डार्क ग्रीन, फ्लैट एंड डाइकोटोमसली ब्रांच। तो उसी प्रकार से इसका भी थैलस आपको ग्रीन और प्लांट बॉडी स्मॉल, रिक्शिया मार्केंसिया से छोटी होती है, फ्लैट होती है, डार्क ग्रीन आपको दिखाई देगी एंड डॉर्सी वेंट्रल दिखाई देगी। डॉर्सी वेंट्रल का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट जो रोसेट टाइप के होते हैं, चकत्ते टाइप के प्लांट होते हैं, किसी भी सबस्ट्रेटम से लगे रहते हैं तो उसकी दो सतह बन जाती हैं, एक वेंट्रल सरफेस और एक डॉर्सल सरफेस। जैसे यहाँ पर मैंने डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस बना रखा है। ये आपको ऊपर से दिखाई देने वाली, जब कोई प्लांट इस तरह से लगा होगा किसी भी सबस्ट्रेटम से, तो ऊपर जो दिखाई देने वाली जो परत है वो आपकी डॉर्सल सरफेस कहलाएगी। जो निचली सतह है वो आपकी वेंट्रल सरफेस कहलाएगी। तो डॉर्सल सरफेस पर आपको स्पोरोफाइट ये दिखाई दे रहे हैं, स्पोरोफाइट है जिसके अंदर कैप्सूल का डेवलपमेंट होगा। क्या है ये? स्पोरोफाइट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर सरफेस पर आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसको हम ट्यूबर्स कहते हैं। क्या नाम दिया है? ट्यूबर्स कहते हैं। जब इसकी वेंट्रल सरफेस पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे राइजोइड्स दिखाई देंगे। राइजोइड्स की हेल्प से ये किसी भी सबस्ट्रेटम से आधार से चिपके रहते हैं और वाटर और मिनरल को अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन इनमें यह देखा गया है कि मिडरिब नहीं पाई जाती। रिक्शिया मार्केंसिया का जब आपने थैलस स्ट्रक्चर को देखा तो उसमें देखा था, उसमें मिडरिब देखने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको मिडरिब नहीं। तो ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी कि मिडरिब ब्रायोफाइट के कौन से थैलस में दिखाई नहीं देती। रिक्शिया में दिखाई देती है मिडरिब, मार्केंसिया में दिखाई देती है मिडरिब, लेकिन यहाँ पर आपको एंथोसरॉस के अंदर मिडरिब दिखाई नहीं देती। और खास बात आपको क्या देखने को मिलेगी कि रिक्शिया और मार्केंसिया का जो थैलस था वो 2 पार्ट में डिवाइड था। मोस्टली हम कह सकते हैं 3 पार्ट में डिवाइड था। एक ऊपर की जो परत होती है एपिडर्मिस कहलाएगी, उसके नीचे एक फोटोसिंथेटिक रीजन दिखाई दे रहा था, उसके नीचे आपको स्टोरेज रीजन दिखाई दे रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक ही पार्ट दिखाई देता है, यानी वो सिंपलिस्ट पार्ट दिखाई देता है जिसको हम केवल स्टोरेज रीजन कहते हैं, यानी कि इसमें फोटोसिंथेटिक रीजन एब्सेंट होता है। ठीक है, ऐसा कोई इसमें फिलामेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर एक एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, मध्य में पेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई एक सेल्स दिखाई दे रही है जो कि एक थैलस का फॉर्मेशन करती हैं। इसमें जो राइजोइड्स दिखाई देंगे, ये राइजोइड्स रिक्शिया में आपने 2 टाइप के देखे थे, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। लेकिन यहाँ एंथोसरॉस के अंदर केवल एक ही टाइप के आपको राइजोइड्स दिखाई दे रहे हैं जिसको हम कहेंगे स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि किसमें ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एब्सेंट रहते हैं।
ठीक है। एंथोसरस के थैलस में ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एब्सेंट रहते हैं, केवल रिक्सिया मार्किंसिया के अंदर सही है ट्यूबरकुलेटेड एंड स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स दिखाई देते हैं। तीसरी बात आपको इसमें और स्पेशल क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आपको देते हैं कोई भी फोटोसिंथेटिक फिलामेंट वगैरह नहीं दिखाई देगा और ना ही किसी प्रकार की कोई मल्टी सेलुलर स्किल्स दिखाई देती हैं। रिक्सिया में एक प्रकार की लिकुलेट टाइप की आपको स्केल्स दिखाई दे रही थी, जबकि मार्केंसिया में आपको टू टाइप की स्केल्स दिखाई दे रही थी जो मल्टी सेलुलर थी, अपेंडिकुलेट और लिकुलेट। लेकिन इसमें किसी प्रकार की कोई स्केल्स दिखाई नहीं देती, स्केल्स मल्टी सेलुलर होती है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है कि किसमें स्केल्स पूरी तरह से एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ नोटेड पॉइंट कभी किया गया है, यहाँ पर वेंट्रल सरफेस ऑफ द थैलस वेयर मेनी यूनिसेलुलर स्मूथ वॉल राइजोइड्स, आपको बहुत सारे स्मूथ वॉल राइजोइड्स दिखाई देंगे और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एंड मल्टी सेलुलर स्केल्स आर एब्सेंट। समझ में आया कि मल्टी सेलुलर स्केल्स और ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स एंथोसरस के थैलस में पूरी तरह से एब्सेंट होते हैं। ये केवल रिक्सिया और मार्किंसिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको डिफरेंस जरूर याद रखना है, जब तक आपने पिछली वीडियो देखकर आप डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे तब तक इन सवालों को आप सॉल्व नहीं कर सकते। अगला है प्रेजेंस ऑफ पायरेनोइड बॉडी इन मिडिल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंथोसरस। देखिए पहले हम जब एल्गी पढ़े थे उसमें मैंने यूडोगोनियम यूडोगोनियम और आपको क्या कहते हैं क्लेमाइडोमोनास आदि की स्टडी कराई थी। तो उसमें हमने देखा एक स्ट्रक्चर में नीचे बना के दे रहा था जिसे बताया पायरेनोइड बॉडी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है पायरेनोइड बॉडी। ये एल्गी का फीचर है। किसका फीचर है? एल्गी का फीचर है। लेकिन यहाँ पर आपको ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है, ब्रायोफाइट में देखने को मिलता है। तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रायोफाइट का उद्विकास या इवोल्यूशन कहां से हुआ है? एल्गी से हुआ है। क्योंकि हमारे अंदर अगर हमारे कोई पूर्वजों के फीचर्स पाए जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो हमारी एक कनेक्टिव लिंक है और वो फीचर्स हमें कहां से मिले हैं? हमारे पूर्वजों से मिले हैं, एंसेस्टर से मिले हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही फीचर आपको देखने को मिला है, यानी पायरेनोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्पेशल फीचर पाया जाता है जो पायरेनोइड बॉडी है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये स्टार्च ग्रेन को अपने आसपास इकट्ठा या संचय करने का वर्क करता है। समझ में आया? अगला हम देखते हैं एंथोसरस रिप्रोड्यूसेस वेजिटेटिवली एंड सेक्सुअली मेथड। जैसे पिछले रिक्सिया और मार्किंसिया में ये मेथड हम देखते हैं जब वातावरण फेवरेबल होता है, वातावरण में पर्याप्त नमी होती है, छायादार स्थान होता है, पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है, उस समय ये वेजिटेटिव मेथड से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पूरी करते हैं। इसके लिए कई मेथड होते हैं, फ्रेगमेंटेशन है, परसिस्टेंट एपेक्स है और ट्यूबर्स है। फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है? जब कोई भी पेरेंट्स थैलस दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो जाए, वो चाहे डेथ एंड डिके के कारण हो जाए या किसी एक्सीडेंट के कारण हो जाए या अन्य किसी मेथड से दो या दो से अधिक भागों में अगर डिवाइड हो जाता है तो हम उसको फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। और प्रत्येक फ्रेगमेंट से जब फेवरेबल कंडीशन होती है, प्रत्येक फ्रेगमेंट से एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। अगला है परसिस्टेंट एपेक्स, यानी कि थैलस के ऊपर कुछ आपको स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं और ये स्ट्रक्चर्स अगर पेरेंट थैलस से अलग हो जाए और तो प्रत्येक स्ट्रक्चर से क्या होगा? न्यू थैलस का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी के साथ तीसरा आपने देखा ट्यूबर्स। तो ट्यूबर्स मैंने यहाँ पे बना रखा है, यानी कुछ स्ट्रक्चर पे आपको डोर्सल सरफेस पर छोटे छोटे ट्यूबर्स स्ट्रक्चर का दिखाई देते हैं और ये ट्यूबर्स जब पेरेंट थैलस से सेपरेट हो जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं और न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपली मेथड के द्वारा ये अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाता है बाय वेजिटेटिव मेथड के द्वारा। इसके साथ दूसरा जो मेथड है वो कहलाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू टाइप का आपको देखने को मिलेगा एंथोसरस में। रिक्सिया में भी आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला था और मार्किंसिया में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम समझते हैं कैसे होता है। ये ओगेमस टाइप का कहलाएगा। ओगेमस टाइप का मतलब होता है जिसमें एक मेल गैमेट मोटाइल और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है और मेल गैमेट वाटर की हेल्प से स्विमिंग के द्वारा जब फीमेल गैमेट तक पहुंच जाता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा वो ओगेमस टाइप का कहलाएगा।
वो गैमेट्स टाइप का कहलाएगा। इसमें मोटाइल मेल गैमेट्स जो वाई फ्लैगेलेटेड होते हैं, पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि टेरिडोफाइट, क्योंकि आपके सिलेबस में टेरिडोफाइट भी है, तो टेरिडोफाइट का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जो ब्रायोफाइट है उनमें जितनी भी स्पोर्स गैमेट्स पाए जाएंगे, स्पोर्स पाए जाएंगे, वो वाई फ्लैगेलेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? वाई फ्लैगेलेटेड। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। जो और कहलाएंगे एंथेरोजोइड। क्या कहलाएंगे? एंथेरोजोइड। मेल गैमेट को हम एंथेरोजोइड कहते हैं और इसमें बाई फ्लैगेला, दो फ्लैगेला पाए जाते हैं जो वाटर की हेल्प से ये स्विमिंग कर सकते हैं। इसके साथ ये बनेंगे कहां पर? तो एंथीरिडियम यानी मेल सेक्स ऑर्गन्स का नाम है एंथीरिडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम के अंदर एग का यानी कि ओवम का फॉर्मेशन होगा और जबकि एंथीरिडियम के अंदर एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन होता है। एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम बनने के कारण ही ब्रायोफाइट को हम आर्चिगोनियड्स कह देते हैं। ठीक है, कभी सवाल अगर आता है कि आर्चिगोनियड्स क्या है, तो आर्चिगोनियड्स को ब्रायोफाइट ही कहते हैं क्योंकि इसमें आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसलिए हम आर्चिगोनियड्स के नाम से भी जानते हैं। आपके सिलेबस में पहला पॉइंट आर्चिगोनियड्स लिखा हुआ है कि आर्चिगोनियड्स क्या है। तो आर्चिगोनियड और ब्रायोफाइटा में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, केवल आपको ये समझना है कि जिसमें आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होता है या एंथ्रिडिया का फॉर्मेशन होता है, उन्हीं प्लांटों को हमने क्या नाम दिया है? आर्चिगोनियड्स। आर्चिगोनियड्स बोला है। वाटर इज नेसेसरी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए पानी अति आवश्यक होता है और पानी आवश्यक होता है यानी कि इनका जीवन पानी के बिना असंभव है। इसीलिए हम ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं, पादप जगत का उभयचर। पादप जगत का उभयचर इसलिए कहते हैं कि इनका जीवन, इनकी जनरेशन आगे बढ़ने की पानी की अति आवश्यकता होती है। बिना पानी से ये अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकती, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम्स के नाम से जाना जाता है। याद रखने वाला पॉइंट है कि पादप जगत का उभयचर कौन है। तो पादप जगत का उभयचर की बात आए तो आप वहां पर टिक करना है ब्रायोफाइट। ठीक है, ब्रायोफाइट की बात करते हैं। अब बात करेंगे स्पोरोफाइट। तो सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट किसमें पाया जाता है? अगर आप पिछली वीडियो देखी है तो आप बता सकते हैं किसमें पाया जाता है सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट? रिक्शिया। रिक्शिया में फुट और सीटा अब्सेंट होता है, ओनली कैप्सूल प्रेजेंट होता है। इसलिए पूरे ब्रायोफाइट के अंदर सबसे सिंपलेस्ट अगर स्पोरोफाइट की बात करें तो वो रिक्शिया में पाया जाता है। और जो आपका मार्केंसिया है, तो मार्केंसिया का स्पोरोफाइट डेवलप है, उसमें फुट भी पाया जाता है, सीटा भी पाया जाता है और कैप्सूल भी प्रेजेंट रहता है, यानी कि तीनों पार्ट रहते हैं। अब बात हम करते हैं एंथोसरॉस की। तीसरा प्लांट जो पढ़ रहे हैं आप एंथोसरॉस। तो स्पोरोफाइट डिवाइडेड इनटू फुट, इंटरमीडिएट मेरिस्टेमेटिक जोन एंड कैप्सूल। तीन पार्ट में यहाँ डिवाइड है। यहाँ पर जो फुट है ये आपका फुट कहलाएगा। ये वाला जो वल्वलस मासल पार्ट है, वल्वलस का मतलब होता है मासल पार्ट, सही है, यानी बहुत सारी सेल्स इसके अंदर हैं। ये क्या करेगा? स्पोरोफाइट से इधर से क्योंकि कनेक्ट रहता है इसकी सेल, तो यहाँ से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके इधर कैप्सूल की तरफ पहुंचाने में हेल्प करता है। इसके बीच में ये देखने को मिल रहा है, ये कुछ सेल्स आपको दिखाई दे रही है, ये मेरिस्टेमेटिक, इंटरमीडिएट मेरिस्टेमेटिक जोन कहलाता है। मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतिकी ऊतक। विभज्योतिकी ऊतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होती हैं? जो सेल में डिवाइडेशन की क्षमता होती है, बार बार डिवाइड होती है और नई सेल कट करती हैं, तो ऐसी सेल को हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स कह देते हैं। तो यहाँ पर आपको मेरिस्टेमेटिक जोन पाया गया है। कैसा जोन है? मेरिस्टेमेटिक जोन है। ये नई नई सेल काटेगा और नई सेल इधर को भी ऐड हो जाती है और कैप्सूल साइड को भी ऐड होती है, जिससे क्या होगा? इधर जाने वाली जो नई नई सेल बनेंगी, ये मदर सेल का डेवलपमेंट होगा और इधर जाने वाली सेल्स हैं ये पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं और भोजन को स्टोर करके आगे भेजने का वर्क करेंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये आपको मेरिस्टेमेटिक सेल्स दिखाई दे रही है। कैप्सूल इसका एलोंगेटेड होता है। और हम कैप्सूल की बात करें तो इसमें भी कुछ स्पेशल फीचर देखने को मिलता है। इसका जो कैप्सूल है वो एलोंगेटेड लंबा होता है और नैरो पतला होता है। अब लंबा और नैरो होता है इसलिए सपोर्ट के लिए एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर कहलाता है कोलुमेला। क्या कहलाएगा? ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टिक किया हुआ मैंने, ये कहां दिखा? कोलुमेला कहीं लिखा है? नहीं लिखा है।
ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये कहलाएगा कोलुमेला। क्या कहलाएगा? कोलुमेला। ये सॉलिड पार्ट है, सॉलिड है, और लेकिन इसका जो फंक्शन है ये मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके पड़ोस वाली सेल्स को से पहुंचाने का वर्क करेगा और एक तरह से मैकेनिकल सपोर्ट देने का वर्क करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का वर्क करेगा। यहाँ पर इसके कैप्सूल को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर जो होंगी ये न्यूली सेल होंगी, नई नई सेल होंगी, और जो मदर सेल में आगे चल के मदर डिवाइड होकर मदर सेल बनाएंगे। जब मदर सेल बना लेती हैं तो इसकी कुछ सेल डिवाइड होकर स्पोरेटेड का डेवलपमेंट करेगी, लेकिन कुछ सेल इसकी डिवाइड नहीं होती। जो सेल डिवाइड नहीं होती वो कहलाती हैं स्यूडो इलेटर्स। क्या कहलाएंगी? स्यूडो इलेटर्स। अब बात आती है कि इलेटर्स किस में पाए जाते हैं। यहाँ पे पाए जाने वाले हैं स्यूडो, और स्यूडो का मतलब होता है असत्य। स्यूडो का मतलब होता है आभासी, यानी कि असत्य, सत्य चीज नहीं है ये, यानी कि इलेटर जैसी संरचना है। लेकिन ट्रू इलेटर्स किस में पाए जाते हैं? तो ट्रू इलेटर्स पाए जाते हैं आपके मार्केंसिया के कैप्सूल में। कहा पाए जाते हैं? मार्केंसिया के कैप्सूल में। रिक्सिया के कैप्सूल में क्या पाया जाता है? तो रिक्सिया के कैप्सूल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, स्पोर के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कुछ सेल न्यूट्रेटिव हो जाती हैं, यानी पोषण देने का ही वर्क करने लगती हैं, अपने आप को निछावर कर देती हैं, और स्पोर्स को क्या देती हैं? पोषण, जिससे स्पोर्स डेवलप हो जाए। यहाँ पर इलेक्टर्स बन जाते हैं, लेकिन वो इलेक्टर्स ट्रू नहीं होते, इसलिए हम लोग का नाम दिया है स्यूडो इलेक्टर्स। इनका मार्केंसिया में जो पाए जाते हैं इलेक्टर्स वो डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड करने हाइग्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, पानी को अवशोषित कर लेते हैं, नमी को अवशोषित कर लेते हैं, और जब नमी को कोई चीज अवशोषित कर लेगा तो स्वलन हो जाएगा, फूलेगा, और फूलेगा तो एक तरह से प्रेशर क्रिएट करेगा कैप्सूल के अंदर, और प्रेशर क्रिएट होगा तो वो बस्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा। फटने से क्या होगा? स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा, प्रकीर्णन होगा, दूर दूर तक स्पोर्स फैल जाएंगे, जिससे इनके प्रकीर्णन में अन्य वायु की या फिर अन्य इंसेक्ट की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात आपके समझ में आई। हम यहां से समझ लेते हैं फुट इन अ वेसल एंड वल्वलस स्ट्रक्चर, फुला हुआ यानी मासल पार्ट होता है, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स का बना हुआ है, इसके अंदर सेल्स पाई जाती हैं। इट हेल्प इन एंकरेज, इसको किसी को जोड़ने में इसका वर्क होता है, सपोर्ट करने में, पकड़ने में वर्क फंक्शन करता है। एंड आल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और वाटर को, पानी को अवशोषित करने में ये हेल्प करता है। इसके साथ गैमेटोफाइट, ये इधर गैमेटोफाइट टिश्यू से वाटर एंड मिनरल्स को अवशोषित करने में वर्क करेगा। इंटरमीडिएट मेरिस्टेमेटिक जोन इट फाउंड जस्ट एबव फुट के जस्ट ऊपर की तरफ पाया जाएगा, एंड जस्ट बिलो द कैप्सूल, कैप्सूल के जस्ट नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। अब बात करेंगे हम कैप्सूल की, तो इट इज द मेजर पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट। सबसे बड़ा भाग अगर हम इसमें मेजर पार्ट देख रहे हैं तो सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई दे रहा है? कैप्सूल। तो ये सबसे मेजर पार्ट होता है। आगे हम देखते हैं, इन इट कोलुमेला इज सॉलिड कॉलम और स्टेराइल टिश्यू। इसके अंदर, कैप्सूल के अंदर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन आपसे 100% पूछा जा सकता है कि कोलुमेला किस में पाया जाता है, किसके कैप्सूल में पाया जाता है। तो ये एंथोथोरस के कैप्सूल में आपको देखने को मिलेगा। एक सॉलिड कॉलम है, स्टेराइल टिश्यू है, सही है, और मध्य में पाया जाता है कैप्सूल के। कोलुमेला प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द लॉन्ग, नैरो एंड डेलिकेट कैप्सूल। जो एक कैप्सूल तैयार हुआ है, बना है, इसके लिए मैकेनिकल, यांत्रिक सपोर्ट देने का वर्क करता है। समझ में आया? आगे हम देखते हैं, इन द कैप्सूल ऑफ एंथोथोरस स्यूडो इलेक्टर्स आर फाउंड। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए बनेगा कि स्यूडो इलेक्टर्स किस में पाए जाते हैं। तो स्यूडो इलेक्टर्स आपको एंथोथोरस के कैप्सूल में देखने को मिलता है। इन द थैलस ऑफ स्टोरेज रीजन स्मॉल कैविटीज आर फाउंड इन विच ब्लू ग्रीन एल्गी वीजीए नोस्टॉक आर आल्सो प्रेजेंट। हाँ, यहां से एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है कि जो रिक्सिया मार्केंसिया का थैलस मैंने बताया है कि वो फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन में डिवाइड था, लेकिन इसमें केवल स्टोरेज रीजन पाया जाता है। लेकिन स्टोरेज रीजन के साथ इसमें क्या देखा गया है कि इसके अंदर कुछ कैविटीज पाई जाती हैं। यहाँ नीचे जो लोअर एपिडर्मिस है, जो लोअर एपिडर्मिस है, यहाँ पोर पाए जाते हैं, और इन पोर्स के माध्यम से
सही है, इस पोर के माध्यम से ब्लू ग्रीन एल्गी इस कैविटी के अंदर प्रवेश कर जाती है। जब इस प्रवेश कर जाती है इस थैलस के अंदर तो रहने का उन्हें स्थान मिल जाता है और एक कह सकते हैं ग्रुप्स बना लेती हैं। जो नॉस्टॉक एल्गी है इसको अगर हम समझेंगे तो इट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नॉस्टॉक एल्गी जैसे बताया मैंने, एनेविना, नॉस्टॉक और अन्य एल्गी जो होती हैं वो वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर देती हैं। वातावरण में आपको पता है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितनी? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, लेकिन फिर भी हमें प्लांट में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। नाइट्रोजन यानी कि यूरिया का पैकेट वगैरह आप लगाते हैं खेतों के अंदर, वातावरण में इतनी नाइट्रोजन होने के बाद हम यूरिया का पैकेट क्यों लगाते हैं? बात ये आती है, तो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि डायरेक्ट प्लांट वातावरण की नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं कर पाते हैं। जब वातावरण की नाइट्रोजन को हम अवशोषित नहीं कर पाएंगे तो उन्हें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ेगी। जो प्लांट नाइट्रोजन लेते हैं वो नाइट्राइड या नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, नाइट्राइड या नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं। तो आपको एल्गी जो दिखाई दे रही है नॉस्टॉक एल्गी, ये वातावरण की नाइट्रोजन का नाइट्रेट और नाइट्राइड में बदलने का काम करते हैं, यानी फिक्सेशन करने का काम करते हैं। इसलिए इस प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैरासाइट है, ये रहने की शरण दे रहा है नॉस्टॉक एल्गी, और इसको ये इसके बदले में क्या दे रहा है? नाइट्रोजन दे रहा है। तो इस तरह से ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो आपने पूरा समझा, पूरा एंथोसोरस के बारे में समझा है। ये आपको यूनिसेलुलर एल्गी स्मूथ वॉल राइजोट दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कह सकते हैं आप छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं जिसे हम लोअर एपिडर्मिस स्टोमेटा कह सकते हैं, और जिसके माध्यम से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं, अपने रहने का स्थान ढूंढ लेती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियोस। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक, शेयर एंड बेल आइकन्स को प्रेस करें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।